स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे जियो फाइनेंशियल पर। इसमें एक देखिए खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलियांज यूरोप के साथ ये 50-50 जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं। यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस में ये कंपनी अब उतर रही है। भारत में जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस ये मुहैया कराएंगे अपने अब जॉइंट वेंचर में। एएमसी बिजनेस में पहले ही उतर चुके हैं ब्लैक रॉक के साथ। अब इंश्योरेंस बिजनेस में इन्होंने हालांकि जुलाई 2025 में घोषणा कर दी थी, लेकिन अब पूरी तरह से इनका जो जेवी है वो तैयार हो चुका है और इंश्योरेंस के लिए 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के एजेंडे पर ये काम करेंगे। यानी कि भारत में सभी को इंश्योरेंस मिले, ऐसी ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। कारोबार को जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स होंगी उसके लिए पहले मंजूरी लेनी होंगी और वो सब मंजूरी लेने के बाद ही कामकाज शुरू हो पाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में अभी केवल जनरल और हेल्थ में जा रहे, फिर उसके बाद ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी जेवी करने की बात कर रहे हैं एलियांज ग्रुप के साथ। पहले ग्रुप का जो जेवी था वो बजाज ग्रुप के साथ था, अगर आपको याद हो, बजाज एलियांज, लेकिन अब ये रिलायंस के साथ हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी जेवी को लेकर बातचीत चल रही है इनकी। एलियांज ग्रुप 136 सालों से इस बिजनेस में है, तो इनको एक अनुभव मिलेगा पूरे इंश्योरेंस का। अब देखिए भारत का इंश्योरेंस सेक्टर कितना बड़ा है और क्या कुछ इसका साइज़ है। मार्केट साइज़ है 19.3 लाख करोड़ का। अब बहुत बड़ा मार्केट साइज़ है। साथ ही अगर देखोगे दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ वाला मार्केट भी है इंश्योरेंस सेगमेंट में, एक विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स और विद इन द डेवलप्ड नेशन में अगर हम मार्केट देखें तो इंडिया का मार्केट सबसे तेज ग्रोथ वाला मार्केट है। पिछले 2 दशकों में लगातार एनुअल ग्रोथ जो आ रही है इस सेक्टर की वो 17% की है, 17। तो डबल डिजिट में भी हायर साइड की ग्रोथ ऐसा जनरली नहीं मिलता है और जो कंपनियां अच्छा करती हैं वो इस ग्रोथ से भी आगे बढ़ जाती हैं। एलआईसी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, हम सभी जानते हैं। भारत में केवल 4% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है, एक रिपोर्ट के आधार पर ये डेटा लिया गया है, और ग्लोबल एवरेज 7% है। यानी कि अभी भारत में इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट खुला हुआ है जहां पर कि रिलायंस एंटर कर रही है। वैल्यूएशन जियो फाइनेंस की करीब बुक वैल्यू 211 रुपये है। पी मल्टीपल, अभी कंपनी के बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा अर्निंग ईपीएस है नहीं, तो इसलिए पी मल्टीपल ज़्यादा ही रहता है। लेकिन इनकी एंट्री से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, जब जब ये जिस बिज़नेस में एंट्री करते हैं उस बिज़नेस में हलचल, उस पूरे सेक्टर में हलचल ज़रूर मच जाती है। टेलीकॉम में और फिर जो बाकी इन्होंने किए एएमसी बिजनेस, जिस दिन इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जब इन्होंने बात की थी तो उस दिन सारे एएमसी काउंटर टूट गए थे। अब चूंकि इंश्योरेंस में आ रहे हैं, अंशुल भाई पहले तो जियो फाइनेंस का चार्ट देखकर बताओ कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर बाकी इंश्योरेंस कंपनीज पर चर्चा करते हैं। अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, जियो फाइनेंस का चार्ट अच्छा लग रहा है। आपको मैं बार बार फ्लैग करा रहा था कि अप्रैल 2025 में एक गैप छूटा हुआ था 230 232 का, उसको फिल किया है। यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था 8 अप्रैल को, वहां से हायर लो बना जो सेकंड बुलिशनेस थी। पहली थी गैप फिल के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिलना, दूसरा ये हायर लो बनना, तीसरा अब अगर 248.10 जो कि स्विंग हाई भी है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है, दोनों 19-20 आस है, इसके ऊपर जैसे निकलेगा स्टॉक में अच्छी मूव 274 तक की आएगी, और 274 निकलता है तो ट्रेजेक्टरी बुलिश हो जाएगी। ठीक है। प्रदीप भाई अगर मैं आपसे पूछूं जियो फाइनेंस पर आपका टेक क्या है। देखिए, जियो फाइनेंस में ऑलरेडी डिस्क्लेमर है, हमारा कॉल भी है, और यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ बाय करने में। एक्चुअली करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 32% का अपसाइड यहाँ पे है। अच्छा। ऑलमोस्ट थ्री, यस 325 तक यहाँ पे आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एंड द थिंग इज कि करेंट जोन से स्टॉप लॉस कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। 22% का स्टॉप लॉस हो रहा है लगभग। ऑलमोस्ट 170 के रेंज पे, सॉरी 190 के रेंज पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने में जी। पसंद करूंगा, क्योंकि 22% का स्टॉप लॉस हो रहा है और 32% का टारगेट हो रहा है, तो आज के दिन के हिसाब से ये मुझे लगता नहीं कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है।
मैं 10% स्टॉप लॉस ले सकता हूँ मैक्सिमम, और उसमें मैं 30% का टारगेट लेके चल सकता हूँ। अगर मुझे 10% का स्टॉप लॉस लेना है तो मुझे 214 215 में जियो फाइनेंस बाई करना है। तो एटलीस्ट रिसेंटली भी आया था ऑलमोस्ट 222 225 के रेंज पे, वो भी बहुत बढ़िया जोन था, क्योंकि अभी 245 हो गया था। उस जोन पे जब आए थे हमने क्लाइंटों को भी इसमें बाई कॉल दिया है, और अलग अलग मीडिया चैनल पे भी लॉन्ग टर्म व्यू इसमें मेरा पॉजिटिव रहा है। सो अभी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर किसी को ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लगता है आपके हिसाब से, तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट डेफिनेटली करके जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस जोन पे मैं बाई नहीं करूंगा। या तो मैं बाई करूंगा 215 से 220 के आसपास, जहां पे मैं 190 195 के आसपास एक कंफर्टेबली स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और क्योंकि इससे पहले भी रिपीट हुआ है 200 205 से, एक लगातार हमने देखा कि रिसेंटली 330 तक गया था। इससे पहले भी जब आईपीओ आया था उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई टच करके फिर से नीचे आ गया, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट ऑलरेडी हो चुका है 2 बार। तो इसीलिए चाहे स्टोरी कुछ भी हो, प्रोमिनेंट काउंटर है, और आपको पता है जियो फाइनेंस इतना बढ़िया ग्रुप से देखिए, आता है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ डेफिनेटली बाई करने में। लेकिन करंट उनसे नहीं है, मैं 215 टू 220 के रेंज पे आता है तो बाई करूंगा, 10% का स्टॉप लॉस, 30% के अपसाइड के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो करीब करीब 325 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो ज़्यादा कंफर्ट होगा जियो फाइनेंस को ख़रीदने में। लेकिन अंशुल भाई ये बताएं, जब इतना बड़े प्लेयर की एंट्री होती है तो जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है उस सेक्टर का, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। LIC, इस काउंटर पर आपकी राय, कैसा दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? क्या ये टूट, मतलब इसको कोई परेशानी हो सकती है, टूटने की भी डर है क्या इस काउंटर पर जियो की एंट्री से? तो देखिए, एलआईसी में ग्रोथ की दिक्कत तो रही थी। ऑफ लेट दिसंबर क्वार्टर में ठीक ठाक ईपीएस ग्रोथ दिखा था। हम्म। अब आगे कितना होगा ये कहना मुश्किल है, बट एलआईसी के साथ एक चीज अच्छी है जिसको कहते हैं भरोसा। और इस इंश्योरेंस वाले स्पेस में भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म। इसीलिए एलआईसी आज भी मार्केट लीडर है और मैक्सिमम बिल्कुल। मार्केट शेयर रखे हुए है। धीरे धीरे शायद कम हो रहा है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट जहां तक मेरे को पता है शायद एलआईसी का मार्केट कैप धीरे धीरे मार्केट शेयर कम हो रहा है। बट नॉनदलेस, मतलब अगर आप सिटी में आ जाओ तो अलग बात है, बट अभी भी गांव देहात तरफ जाओगे तो इंश्योरेंस नहीं बोलते, वो एलआईसी ही बोलते हैं। वो अपने आप में एक ब्रांड बना हुआ है। मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी जियो की वजह से। बट इनहेरेंटली एलआईसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो उसको सॉल्व करके, जैसे एसबीआई एक समय, मतलब आप एसबीआई में घुसना भी नहीं चाहते थे, फिर मैनेजमेंट ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह चलाएंगे। आज देखिए एसबीआई से, मतलब मैं एचडीएफसी को सरकारी बैंक बोलने लगा हूँ, एसबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलने लगा हूँ, जिस हिसाब से वर्क कल्चर चेंज हुआ है बैंक में घुसने के बाद, आप नोटिस करते हैं। तो अगर वो वर्क कल्चर चेंज एलआईसी में भी आता है और ये प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करते हैं, तो फिर ये बाकी को खा जाएंगे। और अगर ये इसी लचर रवैये से चलते रहे तो फिर बाकी लोग इनको धीरे धीरे मार्केट शेयर ये लूज करते जाएंगे। अराउंड 57% मार्केट शेयर है LIC के पास, और कितने ही प्राइवेट प्लेयर आ गए। हालांकि वो प्राइवेट प्लेयर ने धीरे धीरे करके 2-3% 10-10% करके मार्केट शेयर बनाया, लेकिन बहुत साल लग गए उनको ये अपना ट्रेंड बनाने में। लेकिन चलिए, ये 57 एक बार को हम सेफ भी मान लेते हैं। लेकिन प्रदीप भाई, जो बाकी 43% है उनको तो डर लगना चाहिए। ICICI हो गया, ICICI HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, क्या उनमें कोई हलचल दिख रही है? क्योंकि आज ICICI लॉम्बार्ड का जो शेयर है और जो ICICI लाइफ इंश्योरेंस वाला वो का जो शेयर है ICICI प्रूडेंशियल वाला, इन दोनों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कौन सा स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं सर आप? आईसीआईसीआई? ICICI प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड। देखिए, तीनों स्टॉक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है ही नहीं। अगर हम देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी ऑलमोस्ट 1818 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंडामेंटली मुझे सही लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा इसमें। शॉर्ट टर्म मुझे लगता नहीं कि ये इमीडिएट लेवल पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। अगर रहना है किसी को, मुझे लगता है कि अदर्स सेम सिमिलर फील्ड में बहुत सारे स्टॉक है, ऐसे स्टॉक ढूंढिए। लेकिन इमीडिएट लेवल पे चलेगा नहीं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टाइम में अभी इसमें मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा रहेगा। ऑलमोस्ट 1818 के लेवल पे चल रहा है। सो ये 2000 के ऊपर जाना इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, और 1700 के नीचे आएगा भी नहीं। सो ये दोनों इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। चलिए, ठीक है। तो ये रही बात बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की, LIC की और जियो फाइनेंस की। ठीक है अंशुल भाई, अब आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर।
सर इंडेक्स या स्टॉक्स जिस पे भी हमने बात की है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट्स और दर्शकों की पोजीशन जरूर हो सकती है। बट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। ठीक है प्रदीप जी, आपकी तरफ से। जी देखिए, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को मैंने व्यू दिया है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट या तो कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक पे हम राय देते हैं, मेंबर्स के पास हो सकता है, हमारे स्मॉल केस में भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड अंशुल जी को एंड सारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।